इंदौर में छोटी उम्र में अपने दोस्तों के लिए प्रेम पत्र लिखने वाला किशोर वय का लड़का फिल्मों में हीरो बनने मुंबई आता है और अभिनेता बनने के लिए संघर्ष करने लगता है। तो दूसरी तरफ एक किशोर वय का लड़का राज कपूर और गुरुदत्त जैसा निर्देशक बनने का सपना लेकर मुंबई पहुंचता है। इन दोनों की मुलाकात फिल्म सरहदी लुटेरा में होती है, जहां पहले वाला लड़का हीरो और दूसरा वाला सहायक निर्देशक के रूप में काम कर रहा था। दोनों दोस्त बन जाते हैं और एक दिन दोनों एहसास करते हैं कि अभिनय व निर्देशन के बजाय लेखन किया जाए तो दोनों सफल हो सकते हैं। और फिर इनकी लेखकी जोड़ी बनी जिसका नाम था सलीम जावेद। इसी जोड़ी ने जंजीर, दीवार, शोले व डॉन जैसी फिल्में लिखी। बतौर लेखक सलीम जावेद की जोड़ी ने 24 फिल्में लिखी, जिनमें से ईमान धर्म, शान व दोस्ताना असफल रही। अब इसी जोड़ी पर 20 अगस्त से अमेजॉन प्राइम वीडियो पर 45 मिनट की 3 एपिसोड वाली डॉक्यूमेंट्री सीरीज एंग्री यंग मैन सलीम जावेद स्टोरी स्ट्रीम हो रही है। आज हम इसी डॉक्यूमेंट्री सीरीज की समीक्षा करने जा रहे हैं। डॉक्यूमेंट्री सीरीज यंगी यंग मैन जावेद अख्तर की बेटी जोया अख्तर व निर्देशक नम्रता राव की दिमागी उपज है। जब दोनों के मन में यह ख्याल आया तो दोनों ने एक दिन सुबह 7 बजे बांद्रा सलीम खान से मिलने पहुंच गई, क्योंकि उन्हें पता था कि सलीम खान इस वक्त समुद्र किनारे वॉकिंग कर रहे होंगे। जोया ने उनसे अपना विचार व्यक्त किया। सलीम खान तैयार हो गए। उसके बाद इसे आगे बढ़ाने में सलीम खान की बेटी अलवीरा ने भी अहम भूमिका निभाई। फिर लोग आते गए, कारवा बनता गया, मगर इस सीरीज में कमियों की भरमार है। लगता है कि कुछ गलतियां जानबूझकर की गई हैं और कुछ अनजाने में हो गई हैं। डॉक्यूमेंट्री सीरीज यंगी यंग मैन देखने के बाद यह एहसास हुआ कि इसका निर्माण इसलिए संभव हो पाया क्योंकि सलीम खान के बेटे सलमान खान, अरबाज खान व सोहेल खान बॉलीवुड के चर्चित हीरो हैं। वहीं जावेद अख्तर के बेटे फरहान अख्तर सफल अभिनेता, निर्माता व निर्देशक हैं, जबकि जावेद अख्तर की बेटी जोया अख्तर सफल लेखक व निर्देशक हैं। तथा फिल्म लेखक जोड़ी सलीम खान व जावेद अख्तर की जीवन व कृतित्व पर बनी इस डॉक्यूमेंट्री सीरीज यंगी यंग मैन सलीम जावेद स्टोरी का निर्माण भी जावेद अख्तर के बेटे फरहान अख्तर की कंपनी एक्सेल एंटरटेनमेंट तथा सलीम खान के बेटे सलमान खान की प्रोडक्शन कंपनी सलमान खान फिल्म्स के साथ मिलकर टाइगर बेबी ने किया है। और निर्देशन की जिम्मेदारी नम्रता राव ने निभाई है, जो कि जोया अख्तर की फिल्मों की एडिटर रही हैं। अन्यथा इस तरह की सीरीज के लिए आवश्यक फिल्मों उन संवादों और दृश्यों को वीडियो क्लिपिंग जिनके सहारे यह कहानियाँ कही जाती हैं उन्हें उनके अधिकार हासिल करना असंभव हो जाता है। माना कि सीरीज में सलीम खान और जावेद अख्तर की शख्सियत के हर पहलू को ईमानदारी से रखने के साथ ही सलीम खान और जावेद अख्तर के काफ़ी कुछ ऐसा सच बयां करवाया गया है जिससे आज के बॉलीवुड के फिल्मकार, लेखक व कलाकार समझ जाएं तो भारतीय सिनेमा का भविष्य उज्जवल हो सकता है। जब सलीम जावेद की फिल्में सफल हो रही थी तब इन पर हॉलीवुड फिल्मों में दृश्य चुराने का आरोप भी लगा था। इस पर दोनों ने इनकार करने के बजाय कबूल करते हुए सलीम खान खुद बताते हैं कि सोले का सिक्के वाला दृश्य 1954 की हॉलीवुड फिल्म गार्डन ऑफ इविल से प्रेरित था। सलीम खान कहते हैं, हमने कभी इस बात को नहीं छिपाया कि कब कहाँ से प्रेरणा ली। हर वर्ड तब तक मौलिक रहता है जब तक कि उसकी प्रेरणा के बारे में पता न लगे। पर अफसोस की बात यह है कि इस डॉक्यूमेंट्री सीरीज में लगभग सभी ने सलीम खान व जावेद अख्तर के कसीदे पढ़ते हुए यहाँ तक कहा कि दर्शक फिल्म में लेखक के तौर पर सलीम जावेद का नाम देखकर ही फिल्में देखने जाया करता था, जो कि सरासर झूठ है। सलीम खान व जावेद अख्तर की जोड़ी सलीम जावेद के वक्त अभिनेताओं का स्टारडम हावी रहता था। दर्शक फिल्म के कलाकार का नाम या मनमोहन देसाई व प्रकाश मेहरा जैसे कुछ निर्देशकों नाम देखकर ही फिल्में देखने जाया करता था। उन जमाने में हसन मुखर्जी की फिल्में देखना लोग भी पसंद करते थे। वास्तव में इस सीरीज के निर्माता व निर्देशक सलीम खान व जावेद अख्तर के संदर्भ में जिन लोगों से भी इंटरव्यू किया वह कुछ हद तक सही है, मगर इसमें सभी वह लोग शामिल किए गए जो कि सलीम जावेद के संग किसी न किसी रूप में जुड़े रहे हैं या आज भी जुड़े हुए हैं। यार कुछ उन लोगों से भी बात की गई होती जो इनके विरोधी रहे हैं तो और भी बेहतर होता। तीसरे एपिसोड अंजुम रजम अली त्रिशूल में हेमा मालिनी के किरदार का सवाल उठाते हैं। अन्यथा इस सीरीज में हर शख्स सलीम जावेद का महिमा मंदन ही करता नजर आता है। फिर भी सीरीज यंग यंग मैन वर्तमान ही नहीं भविष्य के फिल्म लेखकों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन सकता है। अब उस दौर में यंग यंग मैन के रूप में अमिताभ बच्चन के अभिनय का जलवा था, मगर यह सीरीज इसका सारा श्रेय सलीम जावेद को देती है। इस पर कौन कितना सहमत है पता नहीं, मगर अमिताभ बच्चन इस डॉक्यू सीरीज में कोई रोचक बात क्यों नहीं कही, सिर्फ एक खानापूर्ति वाली बातें ही की हैं। इसके क्या माने निकाले जाएंगे हमें नहीं पता। इसे संयोग कहा जा सकता है कि जब सलीम खान और जावेद अख्तर संघर्ष करते हुए मिले और लेखक के तौर पर जोड़ी बनाई तो उस वक्त देश तमाम समस्याओं से जूझ रहा था। बेरोजगारी का अहम मुद्दा बन चुका था, युवा वर्ग के अंदर क्रोध का लावा भभक रहा था, तो वहीं सलीम खान व जावेद अख्तर के अंदर भी एक आग धधक रही थी। दोनों अपने घर से भागकर मुंबई आए थे और अभिनेता व निर्देशक बनने के संघर्ष में लगातार असफल हो रहे थे, तो गुस्सा उनके अंदर भी भभक रहा था। ऐसे ही वक्त में दोनों की समझ में आया कि जिस कहानी व संवाद पर अभिनेता स्टाफ बने वही लेखन करके वह अपने आप को सफल बना सकते हैं।
तो उन्होंने एक ऐसा किरदार गढ़ा जो यंगमैन बन गया। किरदार को गढ़ने के सिलसिले में दूसरे एपिसोड में खुद जावेद अख्तर कहते हैं, जब कोई किरदार जिंदगी से उठाया जाए तो उसका असर अलग होता है। जी हाँ, सलीम जावेद की जोड़ी ने ऐसे ही नायक को गढ़ा जो रोने गाने या रोमांस करने के बजाय दिल में आक्रोश लिए चलता था। सामाजिक विसंगतियों और सिस्टम की खामियों से जन्मा यह नायक दिल की आग से दुनिया को जलाने निकला था, और कुछ हद तक उन दिनों शायद सलीम जावेद की भी यही स्थिति रही होगी। जब दर्शक के मन का बात सिनेमा के पर्दे पर सलीम जावेद की लेखनी से उभर कर आई, तो एक तरफ अमिताभ बच्चन यंगमैन बनकर उभरे, तो वहीं सलीम जावेद के लेख की जोड़ी स्टार बनी। इसकी कल्पना व निर्माण से जुड़े लोग अक्सर नम्रता राय, रीमा काकती जैसे अंग्रेजीदा लोग जो कि अंग्रेजी में ही सोचते हैं और अंग्रेजी में ही लिखते हैं, स्वयं सलीम खान और जावेद अख्तर की हिंदी या उर्दू प्रेम के महत्व को नहीं समझ पाए। हमारे समझ में इस सीरीज़ का सबसे कमज़ोर पक्ष यह है कि सलीम खान, जावेद अख्तर, शाहरुख खान, शरद सक्सेना, नईम खान व गुलाम हुसैन के अलावा बाकी सभी लोग अंग्रेजी भाषा में ही बात करते हैं। वो भी बहुत अंग्रेजी फर्राटेदार वाली बोलते हैं, जो कि हर किसी की समझ में आ जाए यह संभव नहीं है, जबकि इसमें अंग्रेजी भाषा में सबटाइटल चलते रहते हैं। काश इन सभी ने हिंदी में बात की होती तो यह सीरीज़ सिनेमा से जुड़े व जुड़ने की ख्वाहिश रखने वालों के लिए और अधिक उपयोगी साबित होती। इस सीरीज़ के निर्माता ठहरे अंग्रेजीदा, मगर सलीम खान व जावेद अख्तर को तो पता है कि हिंदी सिनेमा का दर्शक गोरखपुर, लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद, चंडीगढ़, रामपुर, मेरठ, नासिक, इंदौर, रतलाम, पटना, झुमरी तलिया में बैठा हुआ है, और इन्हीं शहरों से निकलकर बॉलीवुड लेखक बनने का रास्ता जो सपना देख रहा है, वह इंसान फर्राटेदार अंग्रेजी नहीं समझ पाएगा। सबसे बड़ा अफसोस यह देखकर हुआ कि बेहतरीन हिंदी बोलने वाले तथा फिल्म की पटकथा देवनागरी यानी हिंदी में मांगने वाले अमिताभ बच्चन भी इसमें अंग्रेजी में बात करते हुए नजर आते हैं। वैसे जोया अख्तर एक चैनल पर इंटरव्यू में स्वीकार कर चुकी कि वह अंग्रेजी में ही कहानी व पटकथा संवाद लिखती हैं, लेकिन अंग्रेजी में ही इंटरव्यू सबटाइटल्स भी अंग्रेजी में, ऐसा क्यों किया गया, यह समझ से परे वाली बात है। इस डॉक्यू सीरीज में सलीम खान और जावेद अख्तर अपने कुछ पुराने पन्ने पलटते हुए कुछ रोचक बातों का भी जिक्र किया है। मसलन सलीम जावेद लेखक लगातार 10 फिल्मों को मिली अपार सफलता के बाद जब 1977 में उनके लेखन में बनी और देश मुखर्जी निर्देशित फिल्म इमाम धर्म को सफलता नहीं मिली, तब बॉलीवुड में लोगों ने शैंपेन की बोतलें खोलकर पार्टी की थी। इसका जिक्र करने के साथ सलीम खान आगे कहते हैं, फिल्म इमाम धर्म की असफलता से लेखकों की कम्युनिटी को फायदा हुआ था। हमारा रिकॉर्ड यह रहा है कि 10 फिल्में सफल, फिर एक फिल्म असफल, फिर 10 फिल्में सफल, फिर एक फिल्म असफल। त्रिशूल और दान की ने तो बम्पर सफलता पाई। सलीम की बातें सुनकर पता चला कि 70 के दशक में किसी भी एक फिल्म के असफल होने पर फिल्म इंडस्ट्री के अंदर कुछ लोग जरूर जश्न मनाया करते हैं। ऐसे में 13 फिल्में असफल देने के बाद अक्षय कुमार का यह रुदन बकवास सा लगता है कि उनकी फिल्म के असफल होने पर लोग खुश हो रहे हैं। तीसरे एपिसोड में जावेद अख्तर एक जगह अपनी वेदना को व्यक्त करते हुए बड़ी सहजता से कहते हैं, फिल्म दान और त्रिशूल जबरदस्त हिट रही, मगर हमारे दरवाजे पर निर्माताओं की कतार नहीं लगी। पहला एपिसोड कुल मिलाकर सलीम खान और जावेद खान की प्रशंसा वाला ही एपिसोड कहा जाएगा। इस डॉक्यू सीरीज का यह पहला एपिसोड सलीम खान व जावेद अख्तर के बचपना, मां के खोने से लेकर अभिनेता व निर्देशक बनने के असफल प्रयास और फिर लेखक बनने के संघर्ष, सलीम जावेद की जोड़ी बनने व असफलता से लेकर बतौर लेखक नाम मांगने के तरीकों पर है। इसकी खूबसूरती यह है कि इसमें कहीं भी संघर्ष का महिमा मंडन नहीं किया गया है। एक जगह जावेद अख्तर ने कबूल किया कि उनकी जोड़ी को एस.एम. सागर की फिल्म अधिकार की पटकथा लिखने के लिए 5,000 रुपये मिले थे, पर लेखक के तौर पर नाम नहीं था। पहले एपिसोड में जावेद अख्तर लेखक के तौर पर अपना नाम मांगने का जिक्र करते हुए कहते हैं, उन दिनों फिल्म के पोस्टर पर गीतकार का नाम हुआ करता था, मगर लेखक का नाम नहीं होता था। फिल्म जंजीर के पोस्टर जब दीवारों पर चिपक गए, तब सलीम की सलाह पर उन्होंने एक आदमी को पैसे दिए और उस आदमी ने पूरी रात भर में काली स्याही से हर पोस्टर पर लिख दिया, फिल्म के लेखक सलीम जावेद। इस डॉक्यू सीरीज का दूसरा एपिसोड मां के अलावा फिल्म शोले और दीवार के ही इधर गिर्द घूमता है। दूसरे एपिसोड में जब फिल्म शोले की बात होती है तो यह बताया जाता है कि पहले शोले नहीं चल रही थी। इस पर पत्रकार कोमल नाथा, जिनके पिता राज नाथा उन दोनों पत्रिका फिल्म प्रोडक्शन निकाला करते थे, वो भी बात करते हैं। पर जो उस वक्त के पत्रकार है, उनकी राय में इस डॉक्यू सीरीज में कोमल नाथा ने पूरा सच नहीं बताया। सच यह है कि शोले की असफलता पर उस वक्त ट्रेड पेपरों ने स्पेशल अंक निकाले थे। ट्रेड पेपरों में फिल्म शोले की असफलता पर लेख छपने के बाद सलीम जावेद की तरफ से स्क्रीन टेस्ट गाइड और फिल्म प्रमोशन में विज्ञापन देते हुए दावा किया गया था कि उनकी यह फिल्म शोले हर तृतीय में 1 करोड़ रुपये कमाने वाली है। मजेदार बात यह है कि कुछ दिन बाद शोले ने सफलता के ऐसे रिकॉर्ड तोड़े कि कईयों ने टिकट ब्लैक में बेचकर अपना मकान बना लिया था। सलीम जावेद की लिखी फिल्मों में मां के किरदार हमेशा अहम रहे हैं।
फिर चाहे वह दीवार की नींव पर राय हो या टिसोल की राखी हो। इस विषय पर बात करते हुए खुद सलीम खान का इमोशनल नजर आते हैं। टीबी की बीमारी से अपनी मां से 9 साल की कम उम्र में दूर हो जाने के दौर को याद करते हुए उनके चेहरे पर दर्द महसूस किया जा सकता है। मां को लेकर उनके मन में रही कसक सलीम ने के गढ़े गए किरदारों में नजर आती है। कहानी सुनाने के अंदाज को पर सलीम खान कहते हैं हर कहानी अच्छी होती है, पर अहम यह होता है कि आप कहानी किस अंदाज में सुना रहे हैं और उसकी रिदम पर फिल्म की सफलता निर्भर करती है। तीसरा एपिसोड सलीम जावेद के पतन, उनके पारिवारिक रिश्तों व अन्य बातों पर जिक्र करती है। इस सीरीज का तीसरा एपिसोड सही मायनों में अति महत्वपूर्ण एपिसोड है। इस एपिसोड में सलीम जावेद के जोड़ी टूटने के अलावा पारिवारिक रिश्तों पर भी बात की गई है। अंदाज, हाथी, मेरे साथी, सीता और गीता, जंजीर, दीवार, दान और त्रिशूल जैसी फिल्मों के लेखक जोड़ी को तोड़ने का ऐलान अनुसार जिस दिन जावेद अख्तर ने सलीम के साथ अपनी जोड़ी तोड़ने का फैसला किया था, उसी दिन हनी ईरानी से उनका संबंध विच्छेद हुआ था। इसका मलाल आज भी जावेद अख्तर को है। सलीम के साथ जोड़ी तोड़ने का फैसला जावेद अख्तर ने सलीम को सुनाया था। इसकी वजहों पर खुलकर कभी कोई बात नहीं की है। सलमान बताते हैं एक शाम सलीम घर पर आते हैं और उनकी मां सलमा को बताते हैं कि वह अलग हो रहे हैं। जोड़ी क्यों टूटी, इस बारे में सलीम और जावेद ने पहले भी कभी कुछ नहीं कहा और इस डॉक्यूमेंट्री सीरीज में भी कोई स्पष्ट बात नहीं की गई है। सलीम जावेद ने हमेशा नारी प्रधान फिल्मों के लेखन से दूरी बनाकर रखी। इस बात को स्वीकार करते हुए जावेद अख्तर कहते हैं हमने नारी प्रधान फिल्में ज़्यादा नहीं लिखी क्योंकि हमारी ज़िंदगी परिवारों के अंदर नहीं गुजरी, लेकिन हमारी फिल्मों में औरतें प्रोफेशनल रही हैं। जावेद अख्तर का यह कबूलनामा दर्शक को इन्हें व इनके परिवार को समझने में काफ़ी मदद कर सकता है। सलीम जावेद की 2 फिल्मों की सफलता पर हनी ईरानी ने बड़ी साफगोई से जो बात कही, यदि उसे आज का लेखक फिल्मकार भी समझ जाए तो उनके हित में ही होगा। हनी ईरानी साफ साफ कहती हैं सफलता ने इन्हें एरोगेंट और घमंडी बना दिया था। इन्हें लगता कि यह जो जानते हैं वह कोई और नहीं जानता। परिणामतः इसका असर इनके लेखनी पर भी पड़ा। जबकि जावेद अख्तर कहते हैं फिल्म ईमान धर्म में इंटरवल में गीता की कसम खाना ही फिल्म को खत्म कर डाला। इस पर सलीम कहते हैं आप यह कहावत न भूलें कि अच्छा तैराक हमेशा पानी में डूबकर ही मरता है। इस एपिसोड में सलीम खान ने माना कि सफलता से इंसान का दिमाग खराब होता है, वह उल्टे सुलटे निर्णय लेने लगता है, इंसान में एटीट्यूड आ जाता है और वह जबकि यह नहीं होना चाहिए। इस डॉक्यू सीरीज के तीसरे एपिसोड जब रिश्तों की बात होती है तो कई लोगों के दर्द भी छलक उठते हैं। हनी ईरानी की आंखों में तब पानी भर जाता है जब वह जावेद से अपनी पहली मुलाकात का किस्सा बताते हुए भावुक हो जाती हैं। तो वहीं जया बच्चन जंजीर के दिनों की याद कर भावुक होती हैं। सलीम खान को अपनी मां को याद कर रोना आता है। फरहान अख्तर अपने पिता की रसोई पर का जिक्र करते हुए भावुक हो जाते हैं। सबसे ज़्यादा भावुक पल सीरीज का वो है जब जावेद अख्तर खुद को अपनी पहली बीवी हनी ईरानी का गुनहगार होना स्वीकार करते हुए करीब करीब रो पड़ते हैं। सलीम खान ने भी हेलन के साथ अपनी दूसरी शादी के बारे में बात की है। हेलन बताती हैं पहली बार दोनों फिल्म काबुली खान के सेट पर मिले थे। इस फिल्म में हेलन हीरोइन थी और सलीम खान विलेन थे। पुरुष प्रधान फिल्मों से परहेज रहने वाली जया भी निजी कामों से ही जंजीर का हिस्सा बनी थी। इस साथ की कई जानकारी सीरीज में देखकर सुखद एहसास दिलाती है सीरीज। मगर इस सीरीज में कमियां और भी हैं। मसलन यह डॉक्यूमेंट्री सीरीज पूरी तरह से सलीम जावेद के बॉलीवुड लेखन तक ही सीमित रहती है, जबकि इस जोड़ी ने 1976 में कन्नड़ फिल्म राजा नन्ना राजा का भी लेखन किया था, जिसमें दक्षिण के सुपरस्टार राजकुमार ने अभिनय किया था। इसी फिल्म से प्रेरित होकर 30 साल बाद एस राजा मौली ने मगधीरा बनाई, जिसने पूरे विश्व के रिकॉर्ड बनाए। यदि इस कन्नड़ फिल्म का जिक्र करते हुए इस बात की जानकारी दी जाती है कि जिस भाषा में सलीम खान व जावेद अख्तर अनुभव थे, उस भाषा की फिल्म का लेखन किस तरह किया था, यह काफ़ी रोचक जानकारी होती और शायद कुछ लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलता। इसके अलावा सलीम जावेद लिखित कुछ बॉलीवुड फिल्मों का दक्षिण में रीमेक भी हुआ, उस पर भी यह सीरीज खामोश रहती है। इस डॉक्यू सीरीज के एडिटर ने भी गलती की है। मसलन सब टाइटलिंग में भी सीरीज उस वक्त मार खा गई जब सलीम खान कहते हैं कि मेरी पहली फिल्म 1965 में रिलीज हुई और स्क्रीन पर सब टाइटल में 1969 का वर्ष नजर आता है। इस डॉक्यू सीरीज में अमिताभ बच्चन, सलमान खान, अरबाज खान, फरहान अख्तर, श्वेता बच्चन, जोया अख्तर, अभिषेक बच्चन, प्रेम चोपड़ा, हनी ईरानी, अनुपमा चोपड़ा, श्याम बेनेगल, ऋतिक रोशन, AR रहमान, राजकुमार हिरानी, हेलन, करण जौहर, हेमा मालिनी, भावना सुमिया, अभिजीत जोशी, कोमल नाता, आमिर खान, वरुण ग्रोवर, रीमा काकती से बात की गई है। काश इस डॉक्यू सीरीज के निर्माताओं ने सलीम जावेद लिखित कुछ फिल्में अलग अलग शहरों की वर्तमान पीढ़ी के आम दर्शकों को दिखाने के बाद उनसे उनके विचार लिए होते तो इसकी उपयोगिता बढ़ सकती थी।